हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 एग्जाम के लिए जीत सीरीज का हमारा ये पहला वीडियो है। इस सीरीज में हम जेईई मेन 2025 के ओनली वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो नीट 2025 एग्जाम में या तो एज इट इज पूछे जा सकते हैं या बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे एग्जामिनर जेईई मेन के क्वेश्चंस में चेंजेस करके नीट एग्जाम के लिए नए क्वेश्चन फ्रेम करता है, या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवा सकता है। और इस सीरीज का नेम जीत इसलिए रखा है क्योंकि यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस यानी जेईई के क्वेश्चंस करेंगे जो नीट में आ सकते हैं। तो जेईई प्लस नीट इज इक्वल टू जीत। ये एक ऐसी सीरीज है जो नीट 2025 एग्जाम में आपकी जीत को पक्का करेगी। क्योंकि देखो, जेईई मेंस के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं, और जब अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन आता है उसको अगर एग्जाम में आप सोल्व कर लेंगे, आपका देखा हुआ होगा, तो आप अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में आगे बढ़ेंगे, इसका आपको एडवांटेज मिलेगा। इसलिए हमने इसका नेम जीत रखा है। और मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, हर साल आपके नीट एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एज इट इज जेईई मेंस एग्जाम से कॉपी किए जाते हैं। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं, तो सर ऐसे में क्या हमें कंप्लीट जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने चाहिए? तो मेरा आंसर है नो, क्योंकि जेईई मेंस के क्वेश्चन सारे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब आप कहेंगे सर आप तो ओनली जेईई मेन 2025 के करा रहे हो। देखो, पहले ही क्लियर कर देता हूं, मैं जेईई मेन 2025 को सारे क्वेश्चन आपको नहीं कराने वाला हूं। हम सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई मेन से नीट 2025 में एज इट इज कॉपी हो सकते हैं या उस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर जेईई मेन 2024, 23, 2022 या उससे पहले के क्वेश्चन का क्या होगा? वो ऑलरेडी आपके केमिस्ट्री की जो मेजर टेस्ट सीरीज है जिसका नेम है CRMTS, उसमें सारे मैं अच्छे से कवर कर चुका हूं, डिटेल में आपको बता चुका हूं। और वीडियो सॉल्यूशन में मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जेईई मेन 2024 में 23 में पहले ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है। वीडियो सॉल्यूशन में आपने देखा होगा। तो देखो, CRMTS सीरीज अगर आप अच्छे से कर लेंगे और जीत सीरीज अच्छे से करके जाएंगे तो डेफिनेटली 45 के 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आपको नीट 2025 में एज इट इज देखे हुए मिलेंगे। और इन क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम 25 से 30 मिनट में सोल्व कर पाएंगे और पूरे पेपर में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी, जब आप केमिस्ट्री के पेपर में 180 स्कोर करेंगे, वो भी ओनली 30 मिनट में, तो बचा हुआ टाइम आप फिजिक्स को दे पाएंगे, बायो को दे पाएंगे और अपना स्कोर इंप्रूव भी कर पाएंगे। और साथ में जब हम यहां पे जीत सीरीज में जेईई मेंस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस अटेम्प्ट में करना चाहिए। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्किल सीख जाएंगे तो इससे बायो और फिजिक्स में भी आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, जिससे आपकी रैंक अच्छी आएगी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता देता हूं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, जेईई मेन 2025 के जनवरी शिफ्ट में आया था। अब ये क्वेश्चन जो है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कर लिया तो आराम से कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आएगा, इजीली वो एग्जाम में सोल्व कर पाएगा। और इससे भी बड़ी बात क्या है, देखो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम पूरा रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन काफी टाइम से नीट में नहीं आया है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन इस बार नीट 2025 में पूछा जाए। और जब यहां पे पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको रिवाइज करा दूंगा, तो कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूछा तो आप इजीली नीट 2025 में सोल्व कर पाएंगे। ये बात समझ में आई, कैसे हम यहां पे जीत सीरीज के थ्रू नीट 2025 में जीत पाने वाले हैं। मैं बस आपको इतना कहूंगा, एक तो आपके जो CRMTS केमिस्ट्री की जो मेजर टेस्ट सीरीज है, जिसमें मैंने आपको 10 मेजर टेस्ट प्रोवाइड किए हैं विद वीडियो सॉल्यूशन, ये टेस्ट अटेम्प्ट कर जाना, इनके वीडियो सॉल्यूशन देख लेना। जिस बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं की है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करने के बाद कोर्सेज में जाएं, CRMTS पे क्लिक करें, चेकआउट करके पेमेंट करने से पहले CRMTS 25 प्रोमो कोड अप्लाई कर दें, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक, तो एक तो आपको CRMTS अच्छे से करना है, दूसरा आपको जीत सीरीज कंप्लीट करके जाना है। सर जीत सीरीज में कितने क्वेश्चन आप कराएंगे? देखो, जीत सीरीज में एक तो आपकी जनवरी शिफ्ट है, जनवरी शिफ्ट की अगर हम बात करें
जनवरी में आपके 4 दिन एग्जाम हुआ था और इन 4 दिन एग्जाम में टोटल 8 शिफ्ट हुई थी। वहीं एक आपका अप्रैल सेशन होगा, अप्रैल सेशन में भी आपके 8 पेपर होने वाले हैं, 4 दिन होंगे, डेली 2 पेपर होते हैं। तो 8 शिफ्ट तो आपके जनवरी सेशन में हुई, 8 शिफ्ट आपके अप्रैल सेशन में हुई। तो इनमें से मैंने क्या किया है, हर शिफ्ट से 10-10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, यानी 80 क्वेश्चन यहां से, 80 क्वेश्चन मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा, तो टोटल 160 क्वेश्चन हो गए। टोटल 8 वीडियोस आपके लिए जीत सीरीज में अपलोड किए जाएंगे। हर वीडियो में 20 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपके जनवरी सेशन के 22 जनवरी को जो जेईई मेन का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हुआ था, उन दोनों शिफ्ट से मैंने 10-10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो आज हम 22 जनवरी के दोनों शिफ्ट के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 23 जनवरी के करेंगे। तो ऐसे एक एक दिन के मैंने 20 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, और ये अगर आप अच्छे से कर गए तो आराम से आपका पेपर में देखा हुआ क्वेश्चन आएगा और इजीली आप सोल्व करके हर क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर पाएंगे, दूसरे स्टूडेंट्स को लीड कर पाएंगे। ठीक, और सारे वीडियो आपके बीवाइज क्लासेस के इस नए यूट्यूब चैनल पे आएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक बीवाइज क्लासेस का ये नया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और आप सभी के लिए ये जो 20 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, इनके एक्सप्लेनेशन होंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। इसकी पीडीएफ भी आपको बीवाइज क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप ये सारी पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। और जीत सीरीज कंप्लीटली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा। बस मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इस सीरीज को दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि बच्चों को पता चले कि केमिस्ट्री टफ नहीं है, केमिस्ट्री इजी है, केमिस्ट्री को बेसिक से अच्छे से समझना होता है, केमिस्ट्री से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, साथ में इस सीरीज से आपको यह भी पता चलेगा कि जब जेईई मेंस में एज इट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली नीट में भी एनसीईआरटी के आएंगे, तो एनसीईआरटी से बाहर हमें जाने की जरूरत नहीं है। और इन 160 क्वेश्चन के थ्रू मेरी एक कोशिश भी रहेगी कि आपको केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का हर वो इंपोर्टेंट पॉइंट या इंपोर्टेंट टॉपिक रिवाइज करवाया जाए जो नीट 2025 एग्जाम में पूछा जा सकता है या जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। यानी पहले तो मैंने आपको सीआरएमटीएस में पूरा अच्छे से रिवीजन करा, अब मैं जीत सीरीज में और डबल आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन कराने वाला हूं, आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। और डेली क्या हो, एक वीडियो में सिर्फ 20 क्वेश्चन होंगे। कोशिश में मेरी ये रहेगी 30 मिनट, 40 मिनट या मैक्सिमम 45 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा दिया जाए और पूरा अच्छे से आपका रिवीजन करा दिया जाए, एक एक इंपोर्टेंट पॉइंट बता दिया जाए, एक एक मिस्टेक आपकी बता दी जाए। ठीक, करें फिर स्टार्ट। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। अब इसमें क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट। इन चार में से इनकरेक्ट ऑर्डर बताना। देखो चारों अलग अलग दिए गए हैं, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल आपको सिखा देता हूं। देखो सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होता है, जो फर्स्ट है ग्रुप आपका, हे ली ना करे रब से फरियाद, फ्रेंसियम को बेसिक छोड़ दो। और इधर अब सेकंड पीरियड देखो, लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इसके नीचे, यहां पे फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा। और इधर सेकंड पीरियड में ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इन एलिमेंट्स की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होनी चाहिए। हम जानते हैं सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की 4.0। इससे लेफ्ट आएंगे, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, वहीं आपके नाइट्रोजन की 3.0 होती है, कार्बन की 2.5, बोरोन की 2.0, बेरिलियम की 1.5 और लिथियम की 1.0 होती है। ठीक, अब देखो फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन की तरफ जाओ, क्लोरीन की 3.0 होती है, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। ठीक, अब इससे लेफ्ट आओ, क्लोरीन से, क्लोरीन की 3.0 है, तो वहीं सल्फर की आपकी 2.5 होती है और फास्फोरस की 2.1 और सिलिकॉन की बात करें 1.8 और इसकी 1.5, ये 1.2 और ये 0.9। यहां पे देखो ऊपर क्या किया आपने, ऊपर 4 से 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। तो यहां पे फ्लोरीन से लेफ्ट आए, आप 0.5 डिक्रीज करते गए। इसमें क्या किया, पहले 0.5 डिक्रीज किया, फिर 0.4, फिर लगातार 0.3 डिक्रीज करते गए। ऐसे आपकी ये पूरी सीरीज बन गई।
और ये जो हाइड्रोजन है इसकी फास्फोरस के इक्वल होती है, ये 2.1 होती है। नीचे अगर आएंगे यहां पे इन दोनों की 0.8 होती है और इसके बाद फ्रांसियम और सीजियम और फ्रांसियम की 0.7 होती है। इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है, मेनली सेकंड थर्ड पीरियड की और हैलोजेंस की आपसे पूछी जाती है, एक हाइड्रोजन की। ठीक, अब बताओ क्या ऑर्डर आएगा। नाइट्रोजन, बोरोन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दे रखा है इसने। नाइट्रोजन की कितनी है? नाइट्रोजन की तो कितनी है? 3 है, सही है, ज्यादा है। बोरोन की 2 है। मैग्नीशियम की कितनी है? 1.2, लेकिन एल्यूमिनियम की उससे ज्यादा है, तो यहां पे मिस्टेक हो गया, यानी एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी मैग्नीशियम से, तो यही ऑर्डर इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट चेक करो, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, सिलिकॉन की कितनी है? 1.8 और एल्यूमिनियम की 1.5, ये सही है। यहां पे नाइट्रोजन की 3, बोरोन की उससे कम 2.0, बेरिलियम की कितनी होती है? 1.5 और मैग्नीशियम की उससे कम 1.2, ये भी ठीक है। फ्लोरीन की 4.0, ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन की 3 और इसकी सल्फर की होती है आपकी 2.5, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? पहला। आंसर इज 1। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सोल्व कर देना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने तो बोला आपको मैं रिवीजन कराऊंगा, रिवीजन कराने में इतना टाइम लग गया। अब जिन बच्चों को आता है वो तो 1 सेकंड में पकड़ लेंगे भाई, एल्यूमिनियम की तो मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, बिकॉज मैग्नीशियम लेफ्ट में है, एल्यूमिनियम राइट में है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ये तो सबको पता है ना। तो यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बट फिर भी मैंने आपको पूरा पोलिंग स्केल रिवाइज कराया है, ठीक, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आपका रिवीजन हो गया, इतना काफी, इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक, जो नोट करना होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको बोलूंगा कि इसको नोट कर लो, जैसे कि मैं सीआरएमटीएस टेस्ट सीरीज में बोलता हूं। ठीक, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट 2025 में आ सकता है, इस पे लिख सकते हो आप। जैसे वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए जो नीट 2025 में आ सकते हैं या सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके लेंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है। अब इसमें देखो, इसने पूछा लेंथेनॉइड आयंस विद 4f7 कॉन्फ़िगरेशन आर, कौन सा? यूरोपियम 2+, गैडोलिनियम 3+, यूरोपियम 3+, टर्बियम 3+, स्मेरियम 2+। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द एप्रोप्रिएट आंसर। सबसे पहले देखो, इसमें ना समेरियम होता है सबसे पहले, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 62। अब समेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 62। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि आप हमेशा ध्यान रखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। NS सेल सब सेल में जाएगा, फिर N-2f सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन N-1d और सबसे लास्ट में जाता है Np। अब सारे लेंथेनॉइड है, तो लेंथेनॉइड में आप क्या करते हो? लेंथेनॉइड आपके होते हैं 6th पीरियड के, तो 6th पीरियड में अगर आएंगे n=6 पुट कर दोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 6s में जाएगा, देन आपका 4f में, उसके बाद 5d में और फिर 6p में। एक बार नीट ने एग्जाम में पूछ लिया था कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, ये ऑर्डर पूछा गया था डायरेक्ट, ये भी आपका रिवाइज हो गया। अब यहीं पे अगर n=7 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा? 7s के बाद 5f में इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन 6d में, देन 7p में। ये एक्टिनोइड सीरीज के लिए होता है। ठीक, ये रिवाइज हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट पे। जैसे समेरियम की अगर हम बात करें, समेरियम 2+ इसने पूछा है, Z, इसका Z होता है 62। ठीक, अब एक बात बताओ, Z=62, 6th पीरियड से पहले 5 पीरियड कंप्लीट हो चुके हैं और 5th पीरियड में लास्ट एलिमेंट कौन सा आता है? इनर्ट गैस है, कौन सी? जिनोन आएगी आपकी। ठीक, तो जिनोन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? जिनोन में हम जानते हैं 54 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब 54 के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जाएंगे, ऐसे 6s में, 4f में, 5d में और 6p में। लेकिन लिखते टाइम हम इसको ऐसा लिखते हैं, देखो लिखते टाइम ऐसा लिखा जाता है, इनर सब सेल है 4f, देन ये 5d और आउटर हो गई 6n 6p। अब देखो 6p में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं इसमें, है ना, सारे 6s में, फिर 4f में और 5d में रहते हैं बस। अब देखो सबसे पहले 54 हो गया आपके जिनोन में, 2 इसमें जाएंगे, कितना हो गया? 56, और इसके बाद किस में जाएगा? बच गए कितने? 56 के बाद 6 बच गए, ये आ गए आपके 4f6 में, और 5d में रहेगा आपका 0 इलेक्ट्रॉन। अब इसको आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाना है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे लेके जाएंगे? जब भी इलेक्ट्रॉन, देखो आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते टाइम कैसे फिलअप किया? 6s में, उसके बाद 4f, देन 5d में। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा। अब आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? 6th, तो 6th में कौन सी सब सेल से जाएगा? 6s से, तो यहां पे 6s का इलेक्ट्रॉन गया और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। क्या इसका 4f7 कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं है। समेरियम के बाद नेक्स्ट आता है इनमें से यूरोपियम। यूरोपियम का एटॉमिक नंबर होता है 63, तो इसका भी ऐसे ही लिखोगे, जिनोन में आ गए आपके 54 इलेक्ट्रॉन और फिर हम 4f 5d और 6s ऐसे लिख लें, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन आए 6s में, 56 हो गया, बच गए कितने? 7, और 7 बच गए, तो यहां पे आ जाएगा 4f7 और ये 5d 0। अब आप
यूरोपियम को +2 में लेके जाएंगे, +2 में लेके जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा 6s, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा 6s से। ये हो गया आपका 4f7 कॉन्फ़िगरेशन। तो एक तो ये आ गया 4f7 कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इसने ये लिखा है यूरोपियम 3+। यूरोपियम 3+ की बात कर लो, Z इक्वल टू क्या होता है 63 ही है। इलेक्ट्रॉन देखो जिनोन वही लिखना, कॉन्फ़िगरेशन यूरोपियम ही है। 4f7 था, 5d0 और 6s2 था। अब इसको +3 में लेके जाना है, यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से गए, +2 में आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। क्या यहां पे 4f7 आया क्या? नहीं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद गैडोलिनियम भी दिया है, गैडोलिनियम 3+, इसका Z इक्वल टू 64 होता है। तो ये गैडोलिनियम, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, जिनोन में 54 आएंगे, फिर इसके बाद आपका 4f 5d 6s, 2 इसमें 7 इसमें। अच्छा 4f8 कॉन्फ़िगरेशन इसमें नहीं आता है। ठीक, 4f7 और 4f14 एक बार रिपीट करते हैं तो 6s में 2 आए, 56 और 7 कितने हो गए 63, और एक आएगा आपका 5d में। अब इसको जब हम +3 में लेके जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके जाएंगे 6s के और एक जाएगा 5d का। तो यहां पे इसमें भी 4f7 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें टर्बियम, टर्बियम में क्या होगा, Tb का जो एटॉमिक नंबर होता है यह आएगा 65, इसके बाद आता ना। ठीक, टर्बियम इसके बाद आएगा। अब टर्बियम का लिखोगे जिनोन 4f 5d 6s। अब 54 तो यहां हो गए और 6s में 2 आ गए, कितना हुआ 56, बच गए कितने 9, तो 9 के 9 यहां आ जाएंगे, इसमें 0 रहता है। तो अब इसको किस में लेके जाना है, टर्बियम +3 में बोला उसने, +3 में लेके जाओगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो 4f8 आएगा। तो यहां पे ये आ गया। तो 4f7 कौन से में आ रहा है, एक तो आपका यूरोपियम 2+ में आ रहा है, एक गैडोलिनियम 3+ में। तो A एंड B ओनली, आंसर इज 1, आंसर इज 1। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में करते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, आपको पांचों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना आना चाहिए, या तो वैसे डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। देखो सभी बच्चों को यूरोपियम 2+ का और गैडोलिनियम 3+ का जनरली याद होता है, ये बात मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, लेकिन फिर भी मैंने लिख के सिखाया है। देखो इतना दिमाग में आया, ये 62, ये 63, ये 64, ये 65, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो पेपर में आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हो। तो 2 के बाद आपको सोल्व तो करना ही करना पड़ेगा। तो पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन ये नहीं रहा तो ये हमारा सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाता है। तो कभी ये मत सोचना कि इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का भी हर क्वेश्चन हमें पहले अटेम्प्ट में करना होता है। कुछ बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं। देखो जब तक आप क्वेश्चन को रिजेक्ट करना नहीं सीखेंगे, एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट करा लेगा और आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में रिजेक्शन प्रोसेस जरूरी है, बिकॉज एग्जामिनर आपको रिजेक्ट करना चाहता है। आप एग्जामिनर के टफ लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दें, अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, मुश्किल से 45 में से 3 से 4 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर 5 क्वेश्चन वो बाद में भी कर देंगे आप, तो बचे हुए 40 क्वेश्चन आप आराम से 20 मिनट में कर सकते हैं। उन 5 क्वेश्चन को आराम से 10 मिनट देना, 30 मिनट में पूरा पेपर हो जाएगा केमिस्ट्री का। लेकिन कब, जब आप मेरे से ये टेक्निक सीखोगे। तो इन जीत की 8 सीरीज में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि जो जेईई मेन के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, देखो जेईई मेन के जनरली वैसे ही क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं नीट के कंपैरिजन में, इनमें थोड़े से लेंथी रहते हैं। तो उनमें से कौन से क्वेश्चन को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में करना है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, किसी को कुछ नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। यहां से देखो ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया जो एग्जाम में आ सकता है। अब ये मत बोलना सर ये क्वेश्चन या आपका ये आया था, ये भी तो मैंने ही सिखाया आपको, और ये भी आ जाएगा तो मैं बोलूंगा भाई मैंने आपको देखो जीत सीरीज में करा था और एज इट इज क्वेश्चन आया। हर साल आते हैं, और ऐसे ही नहीं बच्चे नीट 2024 में 11 स्टूडेंट 180 आउट ऑफ 180 कराए, या 34 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका स्कोर 175 या 176 था, 103 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 170 प्लस स्कोर था। आप यकीन करें, मैं आपको अभी बोल देता हूं, नीट 2025 में जो भी स्टूडेंट बीवाइज क्लासेस को फॉलो कर रहा है, सुनील नेंसर को फॉलो कर रहा है, हर वो बच्चा केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर करके आएगा। हर टीचर का, हर कोचिंग का सपना होता है उनके टॉपर बच्चे, टॉप बैच के बच्चे केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर करके आए। मेरा ये सपना है हमारा हर बच्चा केमिस्ट्री में 160 प्लस करके आए, और 180, 175, 176 की आप लाइन लगा देना। ठीक, हमें कुछ अलग करके दिखाना है। पिछली बार हमने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, अरे 11 बच्चों के 180 थे और पिछली बार सब बच्चों के 140 प्लस थे। तो इस बार हम अपना टारगेट मिनिमम 160 प्लस रख रहे हैं। जहां पे लोग टॉप की सोचते हैं वहां से हमारी बॉटम स्टार्ट होती है, उससे अच्छा स्कोर हम करके दिखाएंगे। बस कैसे, आपको ऐसे ही अच्छे से फॉलो करना है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक तो ये लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर नीट 2025, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर नीट 2025 आ सकता है एज इट इज।
हे एग्जामिनर नीट 2025 में क्वेश्चन जरूर पूछो, और पूछ लिया तो कराना। समैरियम का एटॉमिक नंबर 62 है, यूरोपियम का 63 है, गैडोलिनियम का 64 है, टर्बियम का 65 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 6th पीरियड के एलिमेंट है, इनमें जिनोन में 54 आ चुके हैं, उसके बाद 6th पीरियड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें, 6s 4f 5d देन 6p। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, बस ये ध्यान रखना, गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम उसमें 4f7 5d1 और 6s2 आता है। बाकी जनरली आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, जिसमें +2 उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, आउटर मोस्ट सब सेल से पहले 6s से, फिर 5d से, फिर 4f से निकालते हैं, और जिसका +3 उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना। सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देना, जिसमें यूरोपियम 2+ और गैडोलिनियम 3+ में आपका 4f7 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या लिखा है, एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस और F-। अच्छा, ये सारे दे रखे हैं, और ये इधर ये लिस्ट 2 दे रखी है। नीट 2025 में इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहां पे आपको असर्शन, रीजन स्टेटमेंट वाले, मैच द कॉलम, एमसीक्यू, इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक, नीट 2025 में आ सकता है, पहले लिख दिया मैंने। ठीक, अब देखो अगर ये क्वेश्चन नीट 2025 में आता है तो आपकी बल्ले बल्ले, क्यों, क्योंकि काफी आसान है। सबसे पहला ये ऑर्डर किसका लिखा है, एल्यूमिनियम 3+ से बड़ा, Mg2+, उससे बड़ा सोडियम प्लस, उससे बड़ा फ्लोराइड। आप समझ गए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के आयनिक रेडियस का ऑर्डर है, तो आयनिक रेडियस कहां है, एक इसका एक आ जाएगा 4 के साथ, मैचिंग हो गया, ए का 4 के साथ, 2 ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद बी, ये नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, क्या याद आया, आयोनाइजेशन एनर्जी, और ऑक्सीजन का ज्यादा होता है कार्बन का बोरोन से, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आ गया। ये बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा पोटेशियम। देखो ये आपका किसका ऑर्डर है भाई, सिंपल सी बात है, ये बोरोन, ये एल्यूमिनियम, ये मैग्नीशियम, इधर सोडियम आता है, इधर पोटेशियम, टॉप टू बॉटम जाएंगे, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मेटालिक कैरेक्टर घटता है। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका, पोटेशियम का, उससे कम सोडियम का, उससे कम मैग्नीशियम का, उससे कम एल्यूमिनियम का, उससे कम बोरोन का। ये ऑर्डर आया कि नहीं आएगा, तो पोटेशियम का सबसे ज्यादा, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम बोरोन, ये मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। कौन सा मैच कर गया, सेकंड वाला। और ये क्लोरीन, उससे कम सल्फर, उससे कम फास्फोरस, उससे कम सिलिकॉन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ये मैच कर गया आपका कौन से थर्ड से। बताओ कौन सा आंसर है, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, आंसर 3। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई हिंट मिल ही जाएगा। वैसे देखो डी का 3, डी का 3 एक ही ऑप्शन में, डी का 3, डी का 3 यहां पे है, बस यहां से भी हो जाता है आपका ये क्वेश्चन। ठीक, आराम से कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। बोलो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज गिवन एज, ए नोट दे रखा इसने, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछी है, ना कि फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब यह है कि n = 2 हो गया। तो हम क्या जानते हैं, r = क्या होता है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के। तो अगर r हाइड्रोजन का फर्स्ट पीरियड के लिए बात करें, क्या आ जाएगा, r हाइड्रोजन का फर्स्ट पीरियड के लिए, फर्स्ट आपका सेल के लिए, और r हीलियम प्लस का सेकंड सेल के लिए अगर हम बात करें, तो आप ऐसे लिख सकते हो n²/z, 1 का स्क्वायर/1, और यहां पे 2 का स्क्वायर/2, यानी 1/2 आ जाएगा। और ये क्या दे रखा उसने, a नोट, तो आप क्या लिख दोगे यहां पे, r हीलियम प्लस सेकंड पीरियड का, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a नोट। आंसर कौन सा आ जाएगा, 4th आ जाएगा। आंसर इज 4th। ये भी आपका फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, किसी को कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो इसको आप सेकंड अटेम्प्ट तक लेके जा सकते हैं, वैसे ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a vessel at 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5 atm. Some of CO2 is converted into CO on addition of graphite. If total pressure at equilibrium is 0.8 atm, then Kp is। ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, नीट लेवल का क्वेश्चन है, जेईई मेंस लेवल तो है भी नहीं है वैसे। देखो CO2 गैस है, CO2 गैस कार्बन ग्रेफाइट के साथ रिएक्शन कर रही है। कार्बन ग्रेफाइट यानी यहाँ पे सॉलिड है कार्बन, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, ये कन्वर्ट होगी CO गैस में, 2CO गैस, बैलेंसिंग रिएक्शन लिख दिया आपने। ये बोल रहा है इसका इनिशियल प्रेशर 0.5 atm है, 0.5। तो 0.5 में से अगर x प्रेशर कम हुआ तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग CO का कितना बनेगा, 2x। और कार्बन ग्रेफाइट का बात नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड का प्रेशर नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका टोटल सम उसने दे रखा है इक्विलिब्रियम पे 0.8 atm। तो 0.5 माइनस x ऐसे लिखोगे, 0.5 माइनस x प्लस 2x इज इक्वल टू 0.8, x इज इक्वल टू 0.3 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। अब Kp देखो, Kp विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ CO कितना है,
प्रेशर ऑफ CO चेक करो कितना है, इक्विलिब्रियम में 0.5 माइनस 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.2 है, सॉरी ये तो CO2 का है, और ये 2x कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.3 यानी 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.2, तो ये 0.36 डिवाइड बाई 0.2, तो इसको लिखोगे 3.6 बाई 2 1.8 ATM आ जाएगा। कौन सा आंसर है? सेकंड। ध्यान देना इसने 0.1 ATM भी आंसर में दिया है, तो आंसर 1 आ गया, लेकिन ये फर्स्ट अटेम्प्ट का नहीं मैं बोलूंगा, सेकंड अटेम्प्ट का जरूर है, क्योंकि इसमें 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम आपको लगेगा। जो क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में हो जाए वो फर्स्ट अटेम्प्ट का होता है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे वो सेकंड अटेम्प्ट का होता है, और जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे 1, 1.5, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट का टाइम लगे वो थर्ड अटेम्प्ट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द CFSC डेल्टा नोट विल बी इक्वल टू 0। देखो हम जानते हैं CFSC क्या होता है, ये T2G ऑर्बिटल है और ये EG ऑर्बिटल है। तो यहां पे अगर हम बात करें, जैसे एक सेकेंड मैं आपको पूरा बता देता हूं, जो आपके 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं ना, उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ऐसे, ये T2G और EG ऑर्बिटल में, यहां पे ये बैरी सेंटर, इसको बैरी सेंटर बोलते हैं, है ना, बैरी सेंटर बोला जाता है इसको, और यहां पे ये जो एनर्जी गैप है यहां पे, और ये जो है देखो ये पूरा, अगर मैं इसको डेल्टा नोट लिख देता हूं, ये अगर डेल्टा नोट लिख दिया तो ये आएगा आपका -2/5 डेल्टा नोट, और ये होता है +3/5 डेल्टा नोट। और CFSC की वैल्यू जो आती है, CFSC जो आता है ये होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल इनटू में -2/5 डेल्टा नोट और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स, और वो EG ऊपर वाला होता है +3/5 डेल्टा नोट, और प्लस में पेयरिंग एनर्जी P लिख देते हैं, जितने पेयर बनेंगे उतने P आ जाएंगे। ठीक, अब इसमें आ जाओ, पहला क्या बोलता है, Fe +3 में है इसमें, और NH3 क्या है, NH3 यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, और ये +3 में नहीं भाई, ये +2 में है, तो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो आप यहाँ पे पेयरिंग तो कराएंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6, छठा इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, तो T2G 4 EG0 हो जाएगा, और सॉरी EG2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर CFSC आप लिखेंगे, ये लिखी जाएगी 4 इंटू -2/5 डेल्टा नोट प्लस कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG कितना है, EG में आपके कितने हैं, EG में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू +3/5 डेल्टा नोट प्लस एक पेयर बना, प्लस P कर दोगे, ये -8/5, ये +6/5, तो ये -2/5 डेल्टा नोट प्लस पेयरिंग एनर्जी P, ऐसे आ जाएगा। हर क्वेश्चन का ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन थर्ड अटेम्प्ट में जाएगा, क्योंकि एक एक का कैलकुलेट करना पड़ेगा, या आप इतने स्मार्ट होने चाहिए, आप समझ जाएं कैसे, अगर इसमें है ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक, तब पेयरिंग एनर्जी 0 आएगी, या सॉरी तब आपके CFSC 0 आएगी। जैसे D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए और वीक फील्ड लिगेंड आ जाए, तब आ जाती है। ठीक, करके देखते हैं। बाकी Fe3+ है, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएगा, तो इसमें 3d5 है, 3d5 में T2G5 EG0 हो जाएगा, और CFSC आप ऐसे लिख दोगे, कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इंटू -2/5 डेल्टा नोट, और 2 पेयरिंग भी हो गया, क्योंकि वो एनर्जी तो है ही नहीं आपकी, EG में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तीसरे में क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें भी पेयरिंग होगी, Fe2+ में है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, T2G6 EG0 हो जाएगा इस बार, और इसकी CFSC जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू -2/5 डेल्टा नोट, और यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे। चौथे में आ जाओ, चौथे में कैसे करोगे, इसमें Fe+3 में है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा, ये 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, T2G3 EG2 आया, क्योंकि पेयरिंग तो होगी नहीं, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 ऐसे आएंगे, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होनी नहीं है। CFSC इज इक्वल टू 3 इंटू -2/5 डेल्टा नोट प्लस 2 इंटू +3/5 डेल्टा नोट, पेयरिंग एनर्जी है नहीं यहाँ पे कुछ, तो इनका ये -6/5 डेल्टा नोट, ये +6/5 डेल्टा नोट, 0 आ गया, तो आंसर इज 4। ऐसा क्वेश्चन भी काफी टाइम से जेईई नीट एग्जाम में नहीं आया है, तो ये इस पैटर्न क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप चाहो तो इस पे लिख लो, इंपोर्टेंट फॉर नीट 2025। उम्मीद है ये क्वेश्चन या इस पैटर्न क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और अगर आ गया तो देखो मैंने तो बेसिक से आपको पूरा सिखा दिया,
कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछे आप आराम से सोल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, आंसर 4 आ गया और थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन इस पे लिखो, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा भाई, एक एक का लिख के देखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पेपर में जैसे मैंने आपको सिखाया भाई ये वीक फील्ड लिगेंड वाला है और उसका Fp+3 वाले का आ जाएगा आराम से, जिसमें D5 कॉन्फिगरेशन होगा और वीक फील्ड लिगेंड होगा। ये चीजें पेपर में याद नहीं रहती है, और याद रहती भी है तो डाउट आ जाता है। तो याद क्यों करनी, जरूरी थोड़ा ये क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला आ सकता है, और नहीं आया तो फालतू की चीज क्यों याद करनी है। बेटर है आप इसमें 1 मिनट का टाइम दो, बाकी जो इजी क्वेश्चन उनको फास्ट सोल्व करो। और जब सब कुछ मैं आपको करा रहा हूं तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, पेपर तो आपका यहीं से आएगा जो मैं करा रहा हूं, इससे बाहर नहीं आने वाला है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड, अरे सारे ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2025। क्यों नहीं आएगा नीट एग्जाम में क्वेश्चन, डेफिनेटली आएगा। ठीक, अब देखो इसमें पूछा है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, आप क्या लिखते हो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। ठीक, अब यहां पे जिसका डेल्टा टीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। ठीक, तो जिसका आई इंटू एम, अच्छा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हमेशा ध्यान रखना, कहीं सोचो मोलरिटी है, मोलरिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोलरिटी इज नियर अबाउट मोलरिटी, यानी मोलरिटी को मोलरिटी मान लेते हैं, तो जिसका आई एम ज्यादा होगा ना उसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा। और आप जानते हैं जिस डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, ये प्योर सॉल्वेंट का, तो जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा है यानी उसका टीबी ज्यादा है। ठीक, तो टीबी ज्यादा यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना उस सॉल्यूशन का। बोलो कोई डाउट है क्या, तो सीधा सा जिसका आई एम ज्यादा, अब इसका आई एम कितना आएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आएगा। इसका कितना आएगा, इसका आई 1 है, यूरिया एक ही आयन देगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इसका कितना आएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। सबसे ज्यादा किसका आया, आई एम, जिसका आई एम सबसे ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। फोर्थ का आ रहा है तो फोर्थ का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उससे कम थर्ड का, और इन दोनों में ध्यान दो, ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो सेकंड का कम है और फर्स्ट का ज्यादा होगा। तो कौन सा आंसर आया, सेकंड से ज्यादा फर्स्ट, उससे ज्यादा थर्ड, उससे ज्यादा फोर्थ, आंसर इज 1। ये आपका मैं बोलूंगा जल्दबाजी मत करना, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में करो, नहीं तो आराम से सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर देना, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और जब मैंने आपको क्लास नोट्स, क्लास लेक्चर में पढ़ाया है, चाहे रैंकर बैच में पढ़ाया है, रैंक बूस्टर कोर्स में पढ़ाया, जहां भी मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको हमेशा ये बोला कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पे तो लिख भी दिया, हे एग्जामिनर नीट 2025 में क्वेश्चन जरूर पूछो। आया तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। हम जानते हैं डेल्टा टीबी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। केबी तो सबके लिए कांस्टेंट है। ठीक, अगर आपने सॉल्वेंट सेम लिया, जैसे जनरली एक्वा सॉल्यूशन ही लेते हैं, तो डेल्टा टीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। अब यहां पे उसने मोलरिटी दे रखी है, तो मोलरिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी के इक्वल होती है, तो जब भी यहां पे मोलरिटी दे रखी है ना, आप उसको मोलरिटी मान लेना। ठीक, और फिर आई एम जिसका ज्यादा उसका डेल्टा टीबी ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो देखो अब आई एम के आपने प्रोडक्ट लिख लिए, इसका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, इसका 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, इसका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इसका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो सबसे ज्यादा इसका आया, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, उससे कम थर्ड का, उससे कम फर्स्ट का, और सबसे कम सेकंड का, आराम से कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट आई होता है वांट ऑफ फैक्टर। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुझे पसंद आया क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इसने क्या बोला भाई, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करा रहा है ये Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ACOH लिखा ना, ये एसिडिक एसिड है, कहीं घबरा जाओ, एनसीईआरटी ऐसे ही लिखता है। तो इसमें नाइट्रो ग्रुप जो है ये देखो ESR रिएक्शन होनी है। अब ये तो -M ग्रुप है ना, मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा डायरेक्टिंग है तो Br कहां आएगा, मेटा पोजीशन पे। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन कराई गई किसके साथ, SnHCl के साथ। SnHCl क्या करता है, नाइट्रोबेंजीन को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक, नाइट्रोबेंजीन को न्यूट्रलाइज कर देगा एनिलीन में, ये आप जानते हो। ठीक, यहां पे SnHCl यूज कर लो, H2PD इथेनॉल यूज कर लेते हैं, या आप Fe+HCl भी करते हैं। तो SnHCl की बजाय हम Fe+HCl यूज करते हैं, एनसीईआरटी में साफ लिखा है, क्योंकि FeHCl जब आप यूज करेंगे तो Fe यहां पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा FeCl2 में, और FeCl2 इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस होकर के वापिस से HCl गैस प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण HCl आपकी रीयूज होती रहती है। ये एनसीईआरटी में है, असर्शन रीजन भी आ सकता है, और आपके नोट्स में भी मैंने लिखवा रखा है। और शॉर्ट्स जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं ना आपके लिए, बीवाइज क्लासेस के जो मेन चैनल है, बड़ा चैनल है जिसपे 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, उसमें शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहा हूं, उसमें वीडियो भी आएगी। ऐसे अच्छे वीडियोस जहां पे असर्शन रीजन बन सकते हैं वो भी मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं लगातार। अब नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या होगा, अब NaNO2HCl, NaNO2HCl ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पे एनिलीन क्या हो जाएगा, ये N2+
और Cl माइनस हो जाएगा, ये Br। अब इसके बाद क्या आएगा, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करा दी। देखो भाई, इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराओ या H3PO2 के साथ रिएक्शन कराओ, तो यहां पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ये बदल देता है किसमें बदल देता है, यहां पे ये आ जाएगा H, बेंजीन में बदल देता है इसको, ठीक। और खुद इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, इथेनॉल में, यानी एसिड एल्डिहाइड में। इथेनॉल इथाइल अल्कोहल एसिड एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ध्यान रखना, एग्जामिनर है ना आज तक यहां पे फोकस करता रहा है, हो सकता है नीट एग्जाम में इस पॉइंट पे फोकस किया जाए, ध्यान दे, ठीक। वहां पे ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको, इथेनॉल से बना के दे दिया उसने क्या, इथेनॉल से उसने बना के दे दिया एसिटिक एसिड, या आपका एसिड एल्डिहाइड बना के दे दिया, डाइमिथाइल ईथर बना के दे दिया, या कुछ और इथीन बना के दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। देखो इसने तो पूछ लिया है ए और बी क्या बनेंगे, तो ए बना आपका ब्रोमोबेंजीन और बी बना आपका एसिड एल्डिहाइड। आंसर इज 3। गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, आंसर इज 3। ये आपका कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जब आपने इतना अच्छे से पढ़ रखा हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं कहूंगा गुड क्वेश्चन फॉर इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, नीट 2025 में आ सकता है। कितना आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कृष्णा बैच में ऐसे क्वेश्चन खूब गिरा रखे हैं आपको, है ना। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन जब आप ब्रोमीन के साथ कराते हैं एसिटिक मीडियम में, क्या हो जाएगा, ये -M ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है, ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे आ गया। SnHCl के साथ क्या है, NO2 रिड्यूस हो गया NH2 में, एनिलीन बन गया। फिर एनिलीन NaNO2 HCl के साथ क्या हो जाएगा, डाइएजिटाइजेशन, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। फिर इसकी रिएक्शन जब इथेनॉल के साथ कराओगे तो इथेनॉल के साथ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा बेंजीन में, कौन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे Br लगा था, लगा रहेगा, ब्रोमोबेंजीन बन गया। और इथेनॉल खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड एल्डिहाइड में, और इसकी जगह H3PO2 होता तो क्या करता, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता H3PO3 में। अगर यहाँ पे H3PO2 होता तो ये तो बेंजीन ही बनता, यहाँ मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिड्यूस हो जाता बेंजीन में, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है उसकी जगह, और H3PO2 खुद ऑक्सीडाइज होता H3PO3 में, ठीक। तो वो भी आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी में। किसी को भी ये रिएक्शन लिखनी है लिख सकता है, वैसे आप मेरे साथ सोल्व करके देखा करो एक बार क्या आंसर आता है आपका, ठीक। नेक्स्ट, फ्रॉम द मैग्नेटिक बिहेवियर NiCl4 माइनस पैरामैग्नेटिक। अरे भाई निकिल NiCl4 माइनस में हम जानते हैं निकिल किस में है, निकिल +2 में है, और निकिल +2 में है तो क्या है भाई, आप जानते हो Cl माइनस क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो सिंपल निकिल 2+ का क्या होगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3D8 4s2 होता है, तो 3D8 में आएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पेयरिंग तो होगी नहीं, और यहाँ पे 4s और 4p के इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है, बोलो कोई डाउट है क्या, ठीक। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और NiCO4 में अगर हम बात करें, यहाँ पे निकिल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये पेयरिंग कराएगा, और जब ये पेयरिंग कराएगा तो आपका ना जो निकिल है 3D8 होता है, और 4s के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे पेयरिंग कर जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है इनकी भी पेयरिंग करा देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये ऐसे, ठीक। फिर ये 4s और 4p के इलेक्ट्रॉन ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। तो अब देखो क्या बोल रहा है वो, अब ये बोल रहा है NiCl4 में निकिल 2+ है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, NiCl4 में निकिल 0 में है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, आंसर 2 आ जाएगा। आंसर इज 2, वेरी इजी क्वेश्चन। ये भी आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा जाता है, यार अब मैं इस पे लिखूं कि नीट 2025 में आ जाएगा, तो ये तो बेवकूफी है, इतना आसान क्वेश्चन कोई भी कर लेगा। फिर भी मैंने इतना डिटेल में बता दिया, इतनी बार प्रैक्टिस करा चुका हूं, मुझे बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि CRMTS में हो गया 2-3 बार तो ये, ठीक। और क्लास में कराया, कृष्णा बैच में कराया है, चैप्टर वाइज टेस्ट में करवा दिया था, 2-3 बार आपके CRMTS के मेजर टेस्ट में हो चुका है, इतना बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन Carey's मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 180 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस 143.5 मिलीग्राम ऑफ AgCl, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन इन द कंपाउंड इज। देखो Carey's मेथड, इसमें कुछ भी मत सोचो आप, देखो जितना भी क्लोरीन किस में गया होगा, AgCl में गया होगा, तो क्लोराइड आयन आपका AgCl में चला गया। भाई सिंपल सी बात है, Ag का मास होता है 108 और क्लोरीन का होता है 35.5, इसका मास हो गया 143.5 ग्राम पर मोल। अब हम एक बात बोल सकते हैं, 143.5 ग्राम, ठीक, अच्छा प्रोड्यूस, अच्छा ये ठीक है, 143.5 ग्राम AgCl कंटेन कितना, 1 मोल Cl,
है ना, 1 मोल Cl यानी 35.5 ग्राम क्लोराइड आयन, यानी क्लोरीन लिख लो बस सिंपल। और 1 ग्राम में कितना होगा 35.5 डिवाइड बाई 143.5 ग्राम क्लोरीन। और यहां पे कितना दे रखा है इसने, ये बना इतने मिलीग्राम, 143.5 मिलीग्राम में आप लिखोगे 35.5 डिवाइड बाई 143.5 गुना में 143.5 गुना में 10 की पावर -3 ग्राम, और ये कैंसिल होके आ जाएगा 35.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। ये क्लोरीन का मास है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और गुना में 100 कर देना। ठीक, यही तो करते हो। मास ऑफ क्लोरीन कितना है 35.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई कितना 180 मिलीग्राम, 180 इंटू 10 की पावर -3 और गुना में 100 आ जाएगा। तो 10 की पावर -3 से ये कैंसिल हो गया, और इसको लिखोगे आप, इस जीरो को इस जीरो से काट दो, ये यहां पे काट दो, 355.18, तो 18 1 जा 18 बच गया कितने 17, तो 18 9 जा कितना हो गया 162, बचेगा कितना, ये बच गया आपका कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 13, तो फिर 18 7 जा 19.7, तो अप्रोक्स इंटीजर पूछ रहा ना वो आपको, मतलब अप्रोक्स इतना परसेंट 19.7%, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड था। तो जेईई मेंस का ये क्वेश्चन है, एज इट इज नीट में कॉपी किया, 4 ऑप्शन लिख देगा, 19.7 लिख दिया, 17.9 लिख दिया, 29.7 लिख दिया, 27.9 लिख दिया, ऐसे बना के दे देगा। कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अच्छा अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बच्चे लोग भागते रहते हैं, लेकिन मैंने देखो कितना सिंपल वे में आपको अच्छे से करा दिया। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। इसमें फिर नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ कराई है, SnHCl के साथ। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, देखना क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, आप सब अच्छे से जानते हैं। फिर इसका डाइएजुटाइजेशन करा दिया NaNO2HCl के साथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है ये, फिर करवा रहा है Cu2Cl2 के साथ, Cu2Cl2 के साथ क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और क्लोरोबेंजीन बनने के बाद इसकी रिएक्शन कराई है Na ईथर के साथ, Na ईथर के साथ ये फीटिक रिएक्शन हो जाएगी, और फीटिक रिएक्शन में क्या बन जाएगा बाइफिनाइल बन जाएगा। अब इसने आपसे पता क्या पूछा है, जो प्रोडक्ट बना है मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, तो आप बताओ बेंजीन, एक बेंजीन, ये दो, यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए 6 और 6 12 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कितने हैं 5 तो इधर और 5 इधर, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो 10 हाइड्रोजन हो गए। तो मोलर मास की अगर बात करो 12 कार्बन का 12 इंटू 12 प्लस 10 हाइड्रोजन का 10 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 144 और 10 154 ग्राम पर मोल आ गया। कौन सा आंसर आ रहा है फर्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक, हे एग्जामिनर, ये क्वेश्चन नीट 2025 में जरूर पूछो, ठीक है ना। देख लो भाई, जेईई मेंस 2025 का फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का क्वेश्चन है, नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है। क्या है, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कराई, पहले Sn प्लस HCl के साथ रिडक्शन किया, एनिलीन बनेगा, एनिलीन का डाइएजुटाइजेशन किया NaNO2HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया, Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन कराई, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन की सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन कराई, फीटिक रिएक्शन होगी तो ये बाइफिनाइल बन गया। अब ये पूछ रहा जो ये प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट का मोलर मास कितना है, तो बाइफिनाइल का मास आपको बताना है कितने, 12 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, 12 कार्बन का 12 इंटू 12 और 10 हाइड्रोजन का 10 इंटू 1, तो 154 ग्राम आ गया। पहला आंसर आ जाएगा, आंसर फर्स्ट। और ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि कम से कम मास कैलकुलेट करने में भी आपको 10 से 20 सेकंड तो लग ही जाएंगे। ठीक, ऐसे कर लेंगे सोल्व। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे नीट में, ठीक, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है एग्जाम के लिए देखा जाए तो, ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन है। ठीक, 4 तो रिएक्शन यूज हो गई और फिर आपसे मास की भी कैलकुलेशन करा ली है ना। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे इस सीरीज में, जीत सीरीज में सारे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको जो नीट में एज इट इज आ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फ्रॉम द फॉलोइंग। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बताना। देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, यहां पे क्या लगा है CH3, ये प्लस H ग्रुप है, अब ये लगा OCH3,
है तो ये OCH3 प्लस M ग्रुप होता है, लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पोजीशन पे लगा है, तो मेटा पोजीशन पे ये माइनस आई का काम करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। फिर ये देखो ये पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा तो ये प्लस M का काम करेगा, इसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं लगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जहां पे प्लस M है। थर्ड वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम फर्स्ट वाले की, और ये तो डिस्टेबलाइज करेगा, सबसे पीछे जाएगा और 2 से आगे 4 आ जाएगा। सो सिंपल बेंजाइल केटाइन आपको दे रखा है। आंसर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, आंसर 3 आ जाएगा। आंसर 3 वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। हो जाएगा ऐसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में देखोगा, मैच द कंपाउंड लिस्ट 1 विद एप्रोप्रिएट कैटालिस्ट रिएजेंट लिस्ट 2 फॉर द रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, अमाइन बनाने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। हे एग्जामिनर, ये क्वेश्चन नीट 2025 में जरूर पूछो या इस पैटर्न का पूछो, ठीक। पहला बोल रहा है RCONH2 से आपको अगर अमाइन बनाना है तो अमाइन बनाने के लिए क्या क्या यूज करना चाहिए, तो यहां पे हम यूज करते हैं LiAlH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन होती है आपके अमाइंस वाले चैप्टर में। दूसरा, नाइट्रोबेंजीन से बनाना है H2PD इथेनॉल यूज कर सकते हो, या आप SnHCl यूज कर सकते हो, या FeHCl यूज कर सकते हो। तो इसने कौन सा दिया है, SnHCl, हम यही लिख लेंगे, तो ये एनिलीन बन जाएगा। अमाइन बनाने ना आपको, रिड्यूस करना है। तीसरा इसने RCN दे दिया, RC ट्रिपल बॉन्ड N दिया है, तो इसको RCH2NH2 में रिड्यूस करने के लिए ये साइनाइड है, इसको रिड्यूस करने के लिए इनमें से कौन सा यूज कर देंगे, H2 निकल यूज किया जाता है। और फोर्थ में आपको क्या दे रखा है, डी में आपको दे रखा है, ये कौन सी रिएक्शन याद आ रही है हमें, ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का बीच का स्टेप दे रखा है, यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है। चाहे आप इसको NaOH के साथ अल्कलाइन मीडियम का हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, ठीक। तो अब कौन सा आंसर आएगा, ए का मैच किया किसके साथ, थर्ड के साथ, बी का फोर्थ के साथ, है ना। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, इसलिए मैंने पूरी रिएक्शन लिख के दिखा दी। देखो ये RCONH2 LiAlH4 के साथ, नाइट्रोबेंजीन SN+HCl के साथ, अल्काइल साइनाइड H2 निकिल के साथ, और ये आ जाएगा फर्स्ट NaOH के साथ, ठीक। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, डी का 2, सॉरी सी का 2, डी का 1, आंसर इज 4। आंसर 4 फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। कर देंगे भाई सारे इसको भी, ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में आ सकता है। देखो अमाइंस के आपके रिएक्शन से मैच द कॉलम आ गया। सिंपल क्या करना है, अगर आपको अमाइड से सीधा अमीन बनाना है, क्या करेंगे, LiAlH4 के साथ रिड्यूस करो। नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करना है एनिलीन में, क्या यूज करेंगे, H2PD इथेनॉल, SN+HCl या FeHCl यूज करते हैं, तो SN+HCl यहाँ पे दे रखा है। और अल्काइल साइनाइड को H2 निकल के साथ रिड्यूस किया जाता है। वहीं ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन का स्टेप आपको दे रखा है, इसकी जब NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं लास्ट स्टेप में, तो ये प्राइमरी अमीन बना लेता है। इसमें कुछ नोट करना है, वीडियो पॉज करके नोट कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया भाई नोट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, द मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ जिरकोनियम फॉस्फेट विद मोलिकुलर फॉर्मूला। ये जिरकोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला दे रखा है और आपको सोल्युबिलिटी में और केएसपी में रिलेशनशिप बताना है। देखो ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में है और जेईई मेंस इसको ऑलरेडी 3 बार पूछ चुका है, लेकिन अभी तक नीट एग्जाम में नहीं आया है। तो मैं कहूंगा हे एग्जामिनर, नीट 2025 में ये क्वेश्चन जरूर पूछो। कैसे सोल्व करेंगे नीट 2025 में एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो सीधा सिंपल सा जिरकोनियम फॉस्फेट है, ये फॉर्मूला होता है इसका, तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कैसे, ये जिरकोनियम 4+ आयन बनेंगे कितने 3, और ये 4 आपके फॉस्फेट आयन बनेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसकी सोल्युबिलिटी 3s और इसकी कंसंट्रेशन 3s, इसकी 4s, तो आप KSP लिख दोगे, KSP इज इक्वल टू Zr 4+3 और फॉस्फेट आयन की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे लिखा जाएगा 3s की पावर 3 इंटू 4s की पावर 4, तो यहाँ पे आप लिखा 27s³ गुणा में ये होता है आपका 256, 4 की पावर 4 256, s की पावर 4, ठीक। तो यहाँ पे 27 को जब आप 256 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आता है आपका 6912 s की पावर 7, और यहाँ से s विल बी इक्वल टू KSP अपॉन 6912 इसकी पावर 1/7, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैं आपको मेजर टेस्ट 7 में भी पूछ चुका हूं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा सेकंड आंसर। कर देंगे या नहीं कर देंगे भाई, आंसर इज सेकंड, ठीक।
ये आपका फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। ध्यान ये रखना है भाई, यानी नीचे 6912 है, पहले ऑप्शन देखो उसने 9612 भी लिख रखा है, तो ये मिस्टेक मत कर देना, हो जाएगा, सब अच्छे से कर देंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब इसमें होता है जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स दैट इज आर ऑफ लो स्पिन। लो स्पिन किसमें होगा? जिसमें पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग किसमें हो जाएगी? जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले ये चेक करो कि आपके होमोलेप्टिक कौन से हैं। अब अगर यहां पे बात करें साइनाइड आयन है और NO भी आपका लिगेंड है, तो ये हो गया आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये तो आंसर नहीं आ सकता, सबसे पहले आप ए को हटा दो। फिर ये चार बचे बी सी डी ई, इसने ऑप्शन सही नहीं लिखा, ऑप्शन में ऐसे आना चाहिए था, बी सी है, सी डी है, सी डी ई है, कौन से है ना। चलो अपने को तो क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, ठीक। तो अब ये चारों देखो, इसमें एक ही टाइप का लिगेंड फ्लोराइड, इसमें साइनाइड, इसमें अमोनिया, इसमें वाटर, तो सारे के सारे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है बी सी डी ई। अब इनमें आपको देखना कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा। देखो जिसमें वीक फील्ड लिगेंड होगा वहां पे पेयरिंग नहीं होगी, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अगर बात करें F- वीक फील्ड लिगेंड है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। वही साइनाइड आयन, इसमें देखो Fe में साइनाइड आयन क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये आपका क्या बनाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लो LSC लिखता हूं मैं इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को, ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जबकि ऊपर वाला HSC हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक। नेक्स्ट, कोबाल्ट के साथ अमोनिया दे रखा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोबाल्ट अमोनिया के साथ। तो जब भी कॉपर 2+ और कोबाल्ट 3+ के साथ अमोनिया या वाटर लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, दे वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अदरवाइज दे ऑलवेज वर्क एज वीक फील्ड लिगेंड। पहले ही आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे अमोनिया क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, तो इसमें भी क्या बन जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर इसके बाद यहां पे क्रोमियम +2 में वाटर, ये वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, कोई पेयरिंग नहीं होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो दोनों में सी और डी में, सी एंड डी में क्या बन रहे हैं? आपका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स भी है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट का या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन इसको बोल सकता हूं। ये भी नीट एग्जाम में आ सकता है। देखो इसने नया ऐड कर दिया, सिंपली पहले एग्जामिनर पूछता कौन सा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है या होमोलेप्टिक है, तो इसने होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये भी पूछ लिया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो नीट एग्जाम से ये एक स्टेप आगे चलता है जेईई मेंस। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा आप आराम से कर लेंगे। अगर सीधा होता होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का था, होमोलेप्टिक के साथ साथ लो स्पिन पूछ लिया, तो इससे आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन बन जाता है। कर लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आएगा 16, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए है, स्टेटमेंट 1 है, ए स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व फॉर ए 2px 2py ट्रांजिशन। देखो 2px 2py और 2pz, ये तो आपके तीनों क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल है ना। डीजेनरेट ऑर्बिटल यानी इनकी तो एनर्जी सेम है, और एनर्जी सेम है तो उसमें कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। ट्रांजिशन कब होता है? जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहां पे तो कोई ट्रांजिशन होना ही नहीं है। ये बोल रहा है कि ट्रांजिशन ऑब्जर्व होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इनकी तो एनर्जी सेम है। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। 2px एंड 2py आर डीजेनरेट ऑर्बिटल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी इनकी एनर्जी सेम है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग, फॉल्स है, 2 ट्रू है, आंसर 2 आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है। और देखो ऐसा ही क्वेश्चन अगर आप चेक करें, आपके जो रैंकर बैच का क्वेश्चन बैंक उसमें मैंने दे रखा है, और मुझे जितना याद आ रहा है मैंने आपको चैप्टर वाइज टेस्ट या रिवीजन टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये जनवरी शिफ्ट का जो सेकंड पेपर था ना आपका 22 जनवरी को 2025 का, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज आया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपके देखे हुए क्वेश्चन आएंगे, आप 180 आउट ऑफ 180 करके आएंगे। आप भरोसा रखिए बीवाइज क्लासेस पे, आपके सुनील नंद सर पे, और उससे भी ज्यादा खुद पे। 101% सबके 180 आउट ऑफ 180 आएंगे। 180 सबके नहीं आएंगे, देखो 180 तो कुछ के आते हैं क्योंकि लक भी काम करता है, लेकिन सबके 160+ पक्का आएंगे। और जिसका नीट में केमिस्ट्री में 160+ आ गया उसका सिलेक्शन श्योर है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, द एल्केन फ्रॉम बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन इज। देखो कितना बढ़िया, इसने 4 आईपीएसी नेम दे दिए। आपका आईपीएसी नेम कैसा आपको आता है वो भी चेक कर दिया, और साथ में आपसे सेकेंडरी हाइड्रोजन भी कैलकुलेट करा लिए। ये जेईई मेंस है। पहला देखो 224 टेट्रामिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं। देखो ये 6 कार्बन की चेन बनाई। अब इसमें 2 पे 2 डाइमिथाइल है ना, और फिर यहां पे 4 पे सही है ना। एक सेकेंड, 1 2 3 4, ठीक। तो ये 2 और 4 पे 2 मिथाइल लग गए, ठीक। अब यहां पे पूछ रहा है इसके पास कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है। देखो यहां पे तो मिथाइल प्राइमरी है, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी,
ये क्वार्टरनरी, ये सेकेंडरी, ये क्वार्टरनरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो सेकेंडरी सेकेंडरी, यहां पे CH2, यहां पे CH2, तो 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके, है ना। तो ये तो आंसर नहीं आएगा। दूसरा चेक करो, दूसरा क्या है, 2 3 टेट्रा 2 2 3 टेट्रा मिथाइल लिख रखा है, ट्राई आना चाहिए वैसे तो, यहाँ पे टेट्रा लिख दिया इसने, टेट्रा की बजाय ट्राई आना चाहिए, तो या फिर ये 3 3 लिख रहा होगा इसको, है ना। चलो मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक। टेट्रा मिथाइल पेंटेन दे दिया, ये पेंटेन है, ठीक। 5 कार्बन का, 2 पे भी 2 है और 3 पे भी 2 है। अब देखो ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये क्वार्टरनरी, ये क्वार्टरनरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, ठीक। तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन आएंगे, कौन से, सेकेंडरी। तो यही आंसर आ गया। अब आप बोलेंगे सर आपने तो करेक्शन कर लिया, यहाँ पे 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल लिख लिया। भाई अगर आप यहाँ पे एक नहीं लगाते ना, फिर भी ये टर्सरी हाइड्रोजन होता, उससे भी क्या फर्क पड़ता है। अगर ट्राई भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी इसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन तो 2 ही आते। बाकी उनका भी चेक कर दो यार, उसमें क्या ही है। तीसरे का चेक करना, 4 इथाइल 3 4 डाइमिथाइल। लो भाई ये ऑक्टेन दे दिया, इस बार कितना हो गया ना ऑक्टेन। 4 पे इथाइल, इधर से नंबरिंग कर दो, 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, 4 पे एक इथाइल एक डाइमिथाइल। तो सेकेंडरी एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, कितने CH2 ग्रुप आ गए, 5, तो 10 सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएंगे, या तो ये बिल्कुल फेल हो जाएगा। चौथा 2 2 4 5 टेट्रामिथाइल हेप्टेन। अब हेप्टेन आ रहा है इसका, 1 2 3 4, नहीं हो गया, 2 पे 2 और फिर 4 पे और 5 पे, एक सेकेंडरी ये रहा, एक सेकेंडरी ये रहा, तो इसमें 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो आंसर वही है, आंसर 2 है। तो ये पहले अटेम्प्ट में भी कर सकते हो, जिसको फास्ट बनाना स्ट्रक्चर, जिसको टाइम लगता है वो सेकंड अटेम्प्ट में करेगा। लेकिन देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन लगभग आपका ना नीट से 1.5 गुना टाइम जरूर देता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप चेक करेंगे, है ना। आते हैं आपके प्योर एनसीईआरटी पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो CFSC जो होती है ना, CFSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन मेटल आयन, एक तो चार्ज ऑन मेटल आयन होती है, ठीक। इसके अलावा CFSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड स्ट्रेंथ के, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, ठीक। और इसके अलावा क्या होता है, और इसके अलावा अब CFSC भाई जो आपके है ना, अगर क्या बोलते हैं उसको हम, चिलेट कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है, चिलेट कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है, चिलेट कॉम्प्लेक्स अगर है, तो उसमें ना CFSC बढ़ जाती है, जनरली दूसरे जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनसे ज्यादा होती है। और अगर मेटल मान लीजिए 3D की है, 4D की है, 5D की है, तो 3D से ज्यादा 4D वालों की और 4D से ज्यादा 5D वालों की CFSC रहेगी। अब इसमें देखो, इसमें सारे कोबाल्ट दे रखे हैं, पहले कोबाल्ट यहाँ +2 में है, इसमें +3 में है, इसमें यहाँ, अच्छा टेट्राहेड्रल, अगर कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, डेल्टा T टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही हमेशा डेल्टा नोट से कम होगी, यानी CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम जानते भी हैं डेल्टा T क्या होता है, 4/9 डेल्टा नोट होता है, यानी जो डेल्टा नोट होता है उसका लगभग 45% होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी। तो सबसे कम तो आ जाएगी इसमें कॉम्प्लेक्स जो आपका टेट्राहेड्रल है, CONH3 4 2+। अब बाकी चेक करो, बाकी कौन सा है, बाकी सब में है ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें क्या बनेगा, ये आपका चिलेट लिगेंड आ गया, चिलेटिंग लिगेंड है तो सबसे ज्यादा इसकी आ जाएगी। अब इन दोनों में कंपेयर करो, ये +3 और ये +2, यानी यहाँ पे +2 वाले की थोड़ी सी कम रहेगी क्योंकि लिगेंड तो सेम है, NH3 है, ठीक, और +3 वाले की ज्यादा रहेगी। कर लेंगे ऐसे, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, चिलेट लिगेंड की हो जाएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अगर इस पैटर्न में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप एग्जाम में सबसे पहले और सही करके आएंगे। तो अब बताओ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन दोनों में सबसे कम है, ठीक, और सबसे ज्यादा इथाइलिन डायमीन वाली, ये सबसे ज्यादा, उससे कम कोबाल्ट +3 में, कोबाल्ट +2 में ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है। आंसर 3, आंसर 3 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। ये आपका एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन है जो आपके ना मोल कॉन्सेप्ट की जो एनसीईआरटी है उसमें लास्ट में
जो आपका इन टेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है समरी से पहले, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, इसमें NaCl है उसमें NaOH, बस इतना डिफरेंस है, और वो मैंने आपको क्लास नोट्स में करा रखा है। इसलिए मैं बोलता हूं या तो सेम क्वेश्चन मिलेंगे या सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसकी आपको मोलरिटी बतानी, कुछ बच्चे ना डेंसिटी या फॉर्मूला रटते हैं, नहीं रटना भाई, फॉर्मूला रटाओ आप भूल जाओगे या कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब देखो 3 मोल NaCl सॉल्यूशन का मतलब है 3 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो आपको क्या बताना है, मोलरिटी बताना है। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपका आ गया 3 मोल। अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 1000 ml है, ठीक। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी आपकी 1.25 ग्राम पर ml है, ठीक। वो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1250 ग्राम। और यहां से आप मास ऑफ सॉल्यूट बताना, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट 3 मोल है, 3 इंटू 1 मोल का कितना होता है NaCl का 58.5 ग्राम होता है। तो इसको 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24 और 1 25, 3 5 जा 15 और 2 175 हो गया है ना, कर देंगे ऐसे। और अब इसमें से 1250 ग्राम में से ये घटा दो, मास ऑफ सोलवेंट आ जाएगा, कितना आएगा 1250 माइनस 175.5 कितना आ जाएगा बोलो भाई। ये अगर घटाएंगे 0.5 आ गया, 9 में से 5 गया 4 आ गया, और 4 में से आपका 7 गया 7 आ गया, 11 में से 1 गया 10, 1074.5 ग्राम, यानी 1.074 kg आया कि नहीं आया। और इसको 1.074 kg रख दो इसको। अब इसको आप लिख सकते हो लगभग 3000 बटा 1074, इसको डिवाइड करो 3000 को किससे, 1074 से, ठीक। अब ये पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा अपने को, ये आएगा किस पे जाएगा, ये लगभग 2 पे जाएगा, 3 पे तो नहीं जा रहा। तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, बच गया कितना, 10 में से 2 8 गए 2, और या 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 1 गया 8। तो अब 0.0 लेके आओ, अब किस पे जाएगा, ये लगभग 8 पे जाएगा ना, 8 पे चला जाएगा लगभग, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56 और 359, नहीं थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो ये जाएगा आपका 7 पे, 2.7 समथिंग आ जाएगा, 2.7। एक ही ऑप्शन में तो है पहला आंसर, आंसर इज 1, 2.79, अप्रोक्स 2.8 बोल दो, आंसर इज फर्स्ट। और ये आपका थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। ये नीट में आ भी सकता है, ये नीट में आ सकता है, नीट में आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है, सही है ना, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। अगर नीट 2025 में आता है कैसे करेंगे, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए कोई और से अलग आ सकता है, लेकिन नीट 2025 में इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आ गया तो कैसे सोल्व करना है, जैसे ने दिया 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, उसकी डेंसिटी दी थी, मोलरिटी पूछी है, तो 3 मोलर को आप देख सकते हैं 3 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मोलरिटी बतानी है। मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 3 मोल है सॉल्यूट के, वेट ऑफ सॉल्वेंट और फाइंड आउट कर लो। आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1000 ml, डेंसिटी आपके पास 1.25 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा, 3 मोल का मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, ठीक। तो सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो, सॉल्वेंट का मास आ गया, उसको केजी में कन्वर्ट करो, तो 3 मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, आंसर आ जाएगा 2.79 मोलरिटी। ऐसे ही करना, अब NaCl की बजाय वहां पे NaOH लिख के दे दे, H2SO4 लिख के दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे नहीं कर लेंगे भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टोलिन, ये एक्सेस में दे रखा है भाई, टोलिन की रिएक्शन कराई किसके साथ, पहला आप जानते हो CrO2 Cl2 CH2 के साथ, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आप जानते हो क्या बनेगा, हम सब अच्छे से जानते हैं, यहां बनता है आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन गया। फिर क्या बोलता है कि इसकी रिएक्शन कराओ NaHSO3 के साथ, NaHSO3 के साथ ये एल्डिहाइड क्या बनाएगा, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, यहां पे ये CHOHSO3Na, ठीक। अब ये बोल रहा है इसको हमने कर लिया फिल्टर, और फिल्टर करने के बाद इसमें अगर आप डाइल्यूट HCl ऐड कर देंगे, डाइल्यूट HCl ऐड कर रहा ना, हाँ, ये तो A बन गया, A पूछ रहा है क्या बना, मतलब ये जो फिल्टर किया ना यही तो बनेगा आपका। अरे जब इसके साथ रिएक्शन करा ली तो ये PPT बनती है इसकी, और इस PPT को फिल्टर कर लिया आपने, ये PPT तो आ गई इसकी। अब आप एक काम करो, ये डाइल्यूट HCl में सोल्यूबल होती है, तो ये A जो बना है, ये A यही तो है, तो इसमें इस PPT में आप क्या करो, अगर यहां पे आप इसमें डाइल्यूट
डाइल्यूट एसिड डाल दोगे, है ना, मिनरल एसिड डालते हैं HCl वगैरह, ठीक, तो ये डाल दोगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, प्योर बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, प्योर बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड भी करते हैं। तो अब ए तो हो गया आपका ये, और ये हो गया आपका बी, तो ए और बी कंपाउंड पूछे हैं। तो ये जो आपका एडिशन प्रोडक्ट बना है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना है, ये आपका ए है और ये बी है। तो ए और बी बता दो कौन से ऑप्शन में है। पहला तो नहीं है ये, फिर बी, अच्छा फिल्टर करके रेसिड्यू, हम मतलब पीपीटी जो बना, ठीक है, सही लिख रखा है मैंने, है ना। तो ए है, यही रेसिड्यू है आपका, है ना, ये देख लेना। तो ए तो आपका ये बन रहा है फोर्थ में, और बी आपका बेंजल्डिहाइड। कर सकते हैं या नहीं कर सकते भाई, कोई डाउट तो नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं नहीं कहूंगा कि ये नीट एग्जाम में एज इट इज आएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है, देखो जेईई मेंस 2025 क्वेश्चन है, क्वालिटी तो वैसी अच्छी है। नीट 2025 में आए या ना आए, लेकिन हमें ऐसे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कैसे करना है, ये देखो, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराई गई CrO2 Cl2 CH2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इटार्ड रिएक्शन होती है, आपको याद होगा, इटार्ड रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बन जाएगा डायरेक्ट टोलिन का। फिर इसकी रिएक्शन कराई NaHSO3 के साथ, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको फिल्टर कर दिया, ये जो रेसिड्यू बचता है, मतलब इसको ना बाकी पार्ट हटा दिया, रेसिड्यू बचेगा इसका, ये ए है। अब इस ए में डाइल्यूट HCl डाल दो, मिनरल एसिड अगर डाल देते हैं तो आपको वापस इस एडिशन प्रोडक्ट से क्या मिल जाते हैं, प्योर कार्बोनिल सब्सटेंस मिल जाता है। ये प्योर होता है, ये आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है, ठीक। तो क्या आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये थे आपके जेईई मेंस के 22 जनवरी के, जेईई मेंस 2025 का 22 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के 20 क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट से मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए, सेकंड शिफ्ट से भी 10 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे जो नीट 2025 में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कराया है, अच्छे से समझाया है, क्या एग्जामिनर चेंज कर सकता है, क्या पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने की कोशिश की है। देखो कभी कभी किसी वीडियो में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी हर चीज आपको कवर कराई जाए। जैसे CRMTS में मैंने पूरी केमिस्ट्री आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक वैसे ही जीत सीरीज में भी एक बार फिर आपको केमिस्ट्री जेईई मेंस के अच्छे क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कराई जाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और हर बच्चा नीट एग्जाम में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। लास्ट में मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, जीत सीरीज में मैं आपको ना जेईई मेंस के क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आपकी मिस्टेक बता रहा हूं, लेकिन CRMTS करना जरूरी है। केमिस्ट्री के 10 मेजर टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशन देखना जरूरी है। कोई बच्चा अभी भी नहीं देख रहा है, अभी आपके पास टाइम है, वो 10 मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करके आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। जिन बच्चों ने अभी तक केमिस्ट्री की मेजर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, आज ही बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, कोर्सेज में जाएं, वहां पे CRMTS कोर्स पे क्लिक करके चेकआउट करके पेमेंट करने से पहले CRMTS 25 प्रोमो कोड अप्लाई करके कोर्स ज्वाइन करें। कोई प्रॉब्लम आती है आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं इतना आपको वादा करता हूं, जो आपकी CRMTS टेस्ट सीरीज है और साथ में ये जीत टेस्ट सीरीज है, इससे बाहर पेपर नहीं आने वाला है। इसमें पूरी केमिस्ट्री आपको कवर कराने वाला हूं, ठीक। हर बच्चा 160 प्लस करके आएगा, ये मेरा सपना है। मेरा सपना है नीट 2025 में बीवाइज क्लासेस को फॉलो करने वाला, सुनील नैन सर को फॉलो करने वाला हर बच्चा केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर के साथ अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाए। देखो लोगों के सपने क्या होते हैं कि हमारे टॉप बैच से हर बच्चा केमिस्ट्री में 160 प्लस करके आए। मेरा यह सपना है, मेरा हर वो स्टूडेंट जो मुझे चाहे ऑनलाइन फॉलो कर रहा है, ऑफलाइन फॉलो कर रहा है, मेरे CRMTS के टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, वीडियो सॉल्यूशन देख रहा है, जीत सीरीज को फॉलो कर रहा है, हर वो बच्चा 160 प्लस करके आए। क्योंकि ऑलरेडी नीट 2024 में हमारे हर बच्चे का 140 प्लस स्कोर था, और वही नीट 2024 में केमिस्ट्री में 11 स्टूडेंट ने 180 आउट ऑफ 180, 34 स्टूडेंट ने 175, 176 और 103 स्टूडेंट्स ने 170 प्लस स्कोर किया था। इस बार हर बच्चे का 160 प्लस हमें करके दिखाना है। इसमें साथ आपका चाहिए। ऐसे ही जैसे आपने कंप्लीट वीडियो देखा, पेशेंस के साथ वीडियोस देखते रहो, फॉलो करते रहो। कोई डाउट है, दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आपका कोई अच्छा सजेशन है वो भी कंसीडर किया जाएगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और कैसे ये सीरीज आपकी हेल्प कर रही है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, उसके लिए थैंक्स। और वीडियो को शेयर करते रहे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लाएं, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पे वीडियोस को शेयर करें, ताकि बीवाइज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले, मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो लेके आऊं। यही मेरा मोटिवेशन है, यही मेरा इंस्पिरेशन है। तो मेरा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कम ना होने दें,
इसके लिए सिंपल आपको एक क्लिक करना है, वीडियो को शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को पहुंचाना है, और जितना मेरा मोटिवेशन होगा, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, उतने अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। जितने अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, उतने अच्छे मार्क्स और रैंक के साथ आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।